हाँ बेटा, आज जो है मेरा, मैं नहीं दिखूंगा, सिर्फ आपको स्लाइड दिखेगा, ठीक है। चलिए बेटा, कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है, कोई बताएगा? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए बेटा, इक्विलिब्रियम लिखिए बेटा। ठीक है, इक्विलिब्रियम चैप्टर लिखिए। चलिए देखो, इक्विलिब्रियम चैप्टर होता क्या है, पहले इक्विलिब्रियम होता क्या है उसको समझते हैं। फिजिक्स में आप लोग इक्विलिब्रियम देखे होंगे। फिजिक्स में इक्विलिब्रियम क्या होगा? इक्विलिब्रियम ये हो सकता है, फिजिक्स में मान लीजिए, फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होगा? ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर एक और ब्लॉक रखा हुआ है, तो ये ब्लॉक जो है स्टेबल है, इसको हम लोग इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं। स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। अब देखो बात को, अगर ये इस तरीके से पहाड़ है, इस पहाड़ के ऊपर एक स्पीयर रखा हुआ है, और ये स्पीयर जो है, मान लेते ये जो रॉक है, इसी तरीके से बस रखा हुआ है, ये इसको किसी ने टच नहीं किया है। और ये इसको मतलब अगर आप डिस्टर्ब करोगे तब ये हिलेगा, डिस्टर्ब नहीं करोगे तो ये स्टेबल है। तो बेटा ये जो इक्विलिब्रियम है ना, ये भी इक्विलिब्रियम पे माना जाएगा। बट हाँ, ये जो इक्विलिब्रियम है, इसको अगर आप डिस्टर्ब कीजिएगा, इसको अगर इस तरफ पुश कर दीजिएगा, तो ये रोल करके नीचे आ जाएगा। तो मतलब क्या हुआ? अनस्टेबल है, अनस्टेबल। आप इक्विलिब्रियम पे है, बट अगर आप इसको परेशान करोगे तो ये नीचे चला आएगा। बट वहीं पर अगर अगर रॉक इस तरीके से यहाँ पर रखा हुआ है, अगर आप इसको पुश करोगे तो ये ऊपर जाएगा, बट वापस से नीचे आ जाएगा। तो दिस टाइप इज नोन एज स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब ये बेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए समझना है कि केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, हम लोग को ये समझना है, ठीक है। तो देखो, कोई एक रिएक्टेंट है जिसका नाम है ए, ये जब रिएक्ट करता है तो कन्वर्ट करता है किसमें? बी में। बट ये रिएक्टेंट ए में कन्वर्ट करके बी बनता है, और बी ए में कन्वर्ट होता है। सबसे पहले आपको समझना है कि ये कहां पॉसिबल है? जहां रिएक्शन रिवर्सिबल होगा, और यहां पर इक्विलिब्रियम नहीं होता है क्योंकि ये इरिवर्सिबल है। तो रिएक्शन दो टाइप के होते हैं, एक होता है रिवर्सिबल, दूसरा होता है इरिवर्सिबल। और जब जब रिवर्सिबल होगा, तब तब आप बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। रिवर्सिबल होगा तो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। ये होता है बेटा। एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो दो टाइप ऑफ रिएक्शन जानिए, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। नेक्स्ट, अब एग्जाम्पल देखते हैं। ये बेटा आपका वाटर मॉलिक्यूल है, ये क्या है अपना? ये अपना वाटर है, दिस इज एक्चुअली वाटर, ठीक है। अब इस वाटर के साथ देखो कि ये इवापोरेशन हो रहा है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर जा सकता है, एंड दीज आर इवापोरेशन। ये इवापोरेशन बेटा कंटिन्यूअस होता रहेगा। अल्टीमेटली ये पानी थोड़ा और कम हो जाएगा, सॉरी, ये पानी धीरे धीरे कम होता जाएगा, धीरे धीरे इसका लेवल जो होगा नीचे आ जाएगा, अल्टीमेटली ये पूरा ड्राई आउट हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। अब इमेजिन करो कि ये मैं इस तरीके से कर दिया, मतलब ये अब क्लोज्ड बॉक्स है। अगर ये बॉक्स अगर क्लोज रहेगा बेटा, तो बेटा ये मॉलिक्यूल बाहर नहीं जा पाया। मतलब क्या है कि ये मॉलिक्यूल बाहर नहीं गया है, तो बेटा अगर क्लोज कंटेनर होगा तो ये सारा पानी क्या वेपर बन जाएगा? विल एंटायर वाटर कन्वर्ट टू वेपर? द आंसर इज नो। बट यहां पर बेटा यस, दिस एंटायर वाटर विल कन्वर्ट टू वेपर, ये होगा।
बट यही चीज यहां पर नहीं होगा। तो यहां पर देखो हुआ क्या, यहां पर आपका H2O लिक्विड है और यहां पर है आपका ऊपर क्या है, ये H2O लिक्विड है, H2O लिक्विड, और ये H2O गैसियस या वेपर बोल सकते हैं। यहां पर बात को समझो होगा क्या, यहां पर एक पॉइंट के बाद एवापोरेशन बंद हो जाएगा। तो जो उस समय को हम लोग बोलेंगे बेटा सैचुरेशन हो चुका है, तो सैचुरेट हो जाएगा। तो एक पॉइंट के बाद सैचुरेटेड वेपर क्रिएट होगा। अब अगर आपसे पूछेगा कोई कि सैचुरेटेड वेपर हो गया है, दिस एरिया इज नाउ कंप्लीटली सैचुरेटेड विद वेपर। Once this is completely saturated with vapor, will evaporation take place or will evaporation stop? बताएंगे बेटा। ऊपर पूरा सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गया है, दिस कैन नॉट हैव एनी एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर वेपर। उसके बाद एवापोरेशन होगा या बंद हो जाएगा, बताएंगे। Will evaporation continue after this or will it stop? Stop, sir. ठीक है, चलिए ध्यान से समझेंगे बेटा। यहां पर सैचुरेशन का मतलब ये होता है कि रीस्टार्ट करना होगा, इसका उपाय ढूंढना है। सही था आंसर बेटा सुष्मिता आपका। हो गया, समझेंगे बात को बेटा। एक पॉइंट के बाद क्या होगा, एक पॉइंट के बाद क्या होगा कि स्टार्टिंग में तो समझो बात को, स्टार्टिंग में यहाँ पे कोई वाटर वेपर नहीं है, स्टार्टिंग में यहाँ पर कोई वाटर वेपर नहीं है। तो इनिशियली क्या होगा, H2O गैस विल H2O liquid will start converting to H2O vapor। ठीक है, गैसियस पॉइंट में, गैसियस स्टेट में चला गया। बट जैसे जैसे मॉलिक्यूल बेटा ऊपर आएगा, जैसे जैसे मॉलिक्यूल ऊपर आएगा, मान लेते एक वाटर मॉलिक्यूल ऊपर आया, एक और ऊपर आया, एक और ऊपर आया, इस तरीके से 3 वाटर मॉलिक्यूल ऊपर आ गए। कुछ समय के बाद क्या होगा बेटा, ये वापस भी जा सकता है, ये वापस नीचे जा सकता है। मींस एक मॉलिक्यूल ऊपर जा रहा होगा तो एक मॉलिक्यूल नीचे भी आ सकता है, या 10 मॉलिक्यूल ऊपर जाएगा तो एक मॉलिक्यूल नीचे आएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, लिक्विड कन्वर्ट्स टू गैसियस स्टेट। बट जैसे जैसे ऊपर वाटर का अमाउंट बढ़ता जाता है, वेपर का अमाउंट बढ़ता जाता है, तो होगा क्या कि नीचे आना भी स्टार्ट हो जाता है। Initially, this rate, forward reaction rate is much faster and backward reaction rate is much slower. बट जैसे जैसे ऊपर का अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाएगा तो बेटा एक पॉइंट के बाद रेट ऑफ इवापोरेशन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। रेट ऑफ इवापोरेशन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। ये होता है पानी में बेटा। ऐसा है ना, एक बोतल लीजिए, बोतल में इस तरीके से पानी रख के इसको बंद कर दीजिए। ऐसा है कि यहाँ पर एवापोरेशन भी होता है और कंडेंसेशन भी होता है, दोनों हो रहा होता है। स्टार्टिंग में जब पानी आप जस्ट भरेंगे ना तो सिर्फ एवापोरेशन हो रहा होगा, क्यों, गैसियस फेज में तो वाटर है नहीं।
बट बोतल में पानी भर दिया आपने, ढक्कन लगा दिया, 15 मिनट के बाद क्या होता होगा कि एवापोरेशन धीरे धीरे कम होता जाएगा और कंडेंसेशन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। एक पॉइंट के बाद रेट ऑफ एवापोरेशन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। दिस कंडीशन विल बी नोन एज इक्विलिब्रियम। इसको इक्विलिब्रियम हम लोग बोलते हैं। कब? मतलब एवापोरेशन इज इक्वल टू कंडेंसेशन नहीं, फॉरवर्ड रेट एंड बैकवर्ड रेट इक्वल हो जाता है। फॉरवर्ड रेट एंड बैकवर्ड रेट इक्वल हो जाएगा। फॉरवर्ड रेट of forward reaction is equal to rate of backward reaction. When this happens, we say that the reaction has reached equilibrium. चलिए नेक्स्ट, अब बात को समझते हैं। इतना लिख लिए होंगे बेटा, लिखते रहिएगा साथ साथ। चलिए अब समझिए, यहां पर मैंने एक सॉल्ट ले लिया, यहां पर मैंने एक सॉल्ट ले लिया। अच्छा इसको लेते हैं। ओह ये आज परेशान करेगा। नहीं इस कलर सिलेक्शन प्रॉब्लम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। समझेंगे बात को। यहां पर मैंने एक सॉल्ट रखा, ये सॉल्ट क्या करेगा, ये सॉल्ट धीरे धीरे डिजॉल्व करेगा, धीरे धीरे डिजॉल्व करेगा, डिजॉल्व कर गया। एक पॉइंट के बाद बेटा क्या होगा, सॉल्यूशन सैचुरेट हो जाएगा सॉल्ट से। क्या लगता है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? इसको हम लोग बेटा ऐसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा इसको कैसे लिखेंगे। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, NaCl solid to Na plus and Cl minus aqueous। Na plus अलग हो जाता है, Cl minus aqueous अलग हो जाएगा। समझेंगे बात को। बेटा क्या लगता है, आपने एक चम्मच नमक डाला, डिजॉल्व हो गया। 2 चम्मच डालेंगे डिजॉल्व हो जाएगा, 3 डालेंगे डिजॉल्व हो गया। आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम आप सॉल्ट ऐड करेंगे तो डिजॉल्व नहीं करेगा। तो ध्यान से समझिएगा, जब सॉल्यूशन सैचुरेट हो जाता है तो उस समय बेटा होता क्या है कि एक मॉलिक्यूल डिसॉल्व करेगा तो एक मॉलिक्यूल बेटा कंडेंस करेगा या प्रेसिपिटेट करेगा। समझिए बात को। आपने नमक डाला, सैचुरेशन पॉइंट रीच कर गया। once saturation point is reached, dissolution takes place, dissolving keeps on continuing, but at that point rate of dissolution is equal to rate of precipitation. Rate of dissolution is equal to rate of precipitation. This state is known as equilibrium. यहां पर भी हम लोग बोलेंगे जब ये वाला पॉइंट रीच कर जाएगा तो बोलेंगे इक्विलिब्रियम आ चुका है। अब से EQBM लिखेंगे, इक्विलिब्रियम पहुंच चुका है। तो बेटा बहुत सारे रिएक्शन ऐसे होते हैं जो एक्चुअल में कभी भी मतलब हमेशा इक्विलिब्रियम पे रहते हैं, आपको पर लगता है कि नहीं नहीं इक्विलिब्रियम पे नहीं है, इरिवर्सिबल है। नहीं, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आर एक्चुअली रिवर्सिबल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल यहां देखेंगे। ये क्या है बेटा, ये पानी है और ये कौन है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है। यही चीज बेटा आपके ना उसमें होता है, कोल्ड ड्रिंक में होता है। कोल्ड ड्रिंक में बेटा यही चीज होता है। कोल्ड ड्रिंक में हमेशा बेटा यहाँ आपका वो पानी रहता है, बाकी मिक्सचर के साथ ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अमाउंट ज्यादा होता है और नीचे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अमाउंट कम होता है। मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा देंगे तब डिजॉल्व करेगा, कम देंगे तो डिजॉल्व नहीं करता है। यहाँ पर क्या होता है, जब बोतल बंद है बेटा, एक नीचे आता है एक ऊपर जाता है, यही हो रहा होता है।
यहां पर वो हो रहा होगा जब बोतल बंद है। जैसे ही बोतल खोलिएगा क्या होगा, जैसे ही बोतल खोलिएगा बेटा ये सारा CO2 जो है ना, ढक्कन खुलते ही बाहर, ढक्कन खुलते ही बाहर चला गया। अब आपने उससे 2 घूंट पिया, थोड़ा सा आपने उसे पी के उसको वापस बंद कर दिया। अब मुझे ये बताइए, जब आपने बॉटल खरीदा था तब तो इक्विलिब्रियम पे था, उस समय एक मॉलिक्यूल डिसॉल्व हो रहा होगा और एक मॉलिक्यूल ऊपर जा रहा होगा, उस समय तो वो हो रहा था। जैसे ही ढक्कन खोला, एक कुछ आपने पिया फिर बंद कर दिया, या बिना पिए ही आपने बंद कर दिया, बस ढक्कन खोला फिर वापस से ढक्कन लगा दिया। अब मुझे ये बताएंगे उस समय सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है या नहीं है? नहीं है। नहीं है। बहुत बढ़िया बेटा, उस समय इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया है, उस समय इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। आप समझो होगा क्या, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल यहां से गायब हो जाएंगे और नीचे थोड़ा सा CO2 बचेगा, नीचे इतना CO2 बचा, 3 CO2 बचा, ऊपर से बेटा सारा CO2 गायब हो गया, ऊपर अब एयर आ गया। एयर मतलब क्या, 80% N2, अप्रोक्सीमेटली 20% O2। तो बेटा ऊपर तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, तो अब पता क्या होगा, नीचे से कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर जाएगा, नीचे से कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर जाएगा। एक कार्बन डाइऑक्साइड नीचे से ऊपर गया, दूसरा वाला कार्बन डाइऑक्साइड भी बेटा नीचे से ऊपर चला जाएगा। क्यों? ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज ज्यादा रखना है, तब जाके नीचे कुछ आता है, नीचे बचेगा सिर्फ एक। अब आपके पानी में बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बहुत कम हो गया है, वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बहुत कम हो गया है। अब जब आप इसको बेटा पिएंगे ना, आपको कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट जो है ना, वो फिजीनेस जो आता है वो गायब हो चुका है। अब कोल्ड ड्रिंक आपको कोल्ड ड्रिंक नहीं लगेगा, लगेगा घर में जो शरबत बनाते हैं वो है, सिंपल आपको चीनी वाला शरबत लगेगा। इस कारण से ये होता है। इसलिए जब कोल्ड ड्रिंक को आप खोलते हैं तो अगर उसको आप कंज्यूम नहीं करते तुरंत, तो 1-2 घंटे के बाद बेटा आप उसको फ्रिज में कितना भी ठंडा कर लीजिएगा रेफ्रिजरेटर में, वो टेस्ट कभी भी वापस नहीं आएगा। कैसे वापस आएगा? उसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा डिजोल्व कीजिए, तब आएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व कैसे होगा दोबारा? ऊपर बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेकर आइए, फिर ये ठीक हो जाएगा। या इसके अंदर से बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड बबल कीजिए, तब होने वाला है वो टेस्ट वापस आएगा, अदरवाइज वो टेस्ट वापस नहीं आएगा। सबको समझ में आया बेटा? क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट। ठीक है बेटा, किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा अभी। किसी को डाउट? नो सर। चलिए, इसमें बेटा बहुत ज़्यादा एनिमेशन का स्कोप नहीं है अभी के लिए, ठीक है, अब समझेंगे आगे, ठीक है। चलिए, अब हम लोग को इसमें मोस्टली केमिकल इक्वेशन वगैरह लिखना है, समझेंगे बात को। एक रिएक्शन है ए से बी, स्टार्टिंग में बेटा फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा या बैकवर्ड का ज्यादा होगा? जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, विच विल बी फास्टर, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन? सर फॉरवर्ड रिएक्शन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो समझो बात को, हम लोग क्या करेंगे, अब ग्राफ बनाएंगे। अब हम लोग ग्राफ बनाने वाले हैं, ये क्रैश मत करना, नहीं किया। तो ये हमारा टाइम होगा और ये हमारा रेट होगा। स्टार्टिंग में फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट होगा, ठीक है। विथ टाइम rate of forward reaction will keep on decreasing. With time rate of forward reaction will keep on decreasing, or rate of backward reaction will keep on increasing. Rate of backward reaction will keep on increasing. तो ये rate of backward reaction है। After some point of time, rate of forward reaction and backward reaction will become equal. This point we will say equilibrium has been reached. Has been reached.
इक्विलिब्रियम रीच हो गया है। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन है, ये पॉइंट आपको समझना है। ऊपर वाला क्या है, नीचे वाला क्या है, ये बैकवर्ड रिएक्शन का रेट है, बैकवर्ड रेट। देखो स्टार्टिंग में बैकवर्ड रेट 0 था और ये है अपना फॉरवर्ड रेट, फॉरवर्ड रिएक्शन रेट। दिस इज फॉरवर्ड रिएक्शन रेट। नेक्स्ट, ये तो रेट हो गया। What is rate of reaction? Rate of reaction can be said to be, can be said as amount produced by time या amount consumed by time. Rate of reaction क्या होगा, प्रोडक्शन बाय टाइम या कंजम्पशन बाय टाइम, यही तो होगा। रेट है मतलब नीचे टाइम तो आना ही आना है। अब समझेंगे बात को, एक और ग्राफ होगा, एक और ग्राफ कुछ ऐसा होगा, अमाउंट ऑफ ए या कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड टाइम। समझेंगे बात को, सॉरी इसको ए मत लिखिए, इसको लिखेंगे हम लोग कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कौन। नाउ अगर आप x लिखते हो तो दिस इज अमाउंट ऑफ x, अमाउंट ऑफ x। द मोमेंट आई enclose this in square bracket, this will be known as concentration of x। ये रूल है बेटा, ये कन्वेंशन है। जैसे स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करोगे तो कंसंट्रेशन हो जाएगा। चलिए, स्टार्टिंग में ए का कंसंट्रेशन और बी का कंसंट्रेशन में से कोई एक 0 होगा। स्टार्टिंग में ए के कंसंट्रेशन और बी के कंसंट्रेशन में से कोई एक 0 होगा। कौन 0 होगा एट टाइम t इज इक्वल टू 0? सभी। बहुत बढ़िया। तो कंसंट्रेशन ऑफ बी विल बी इक्वल टू 0। ए तो नॉन जीरो होगा, आप स्टार्टिंग में तो ए लोगे तब तो रिएक्शन होगा, अदरवाइज तो रिएक्शन होगा नहीं। बड़ा परेशानी है। इसको ऑफ कर देते हैं आज, पर आप फिर वो नहीं दिखेगा। चलिए वापस चलिए, दिस इज कंसंट्रेशन, दिस इज टाइम। बेटा ए जो होगा ना, कंसंट्रेशन ऑफ ए, दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ ए, दिस इज नॉट रेट ऑफ ए, याद रखिएगा। दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब आप मुझे ये बताएंगे इक्विलिब्रियम पे ए का कंसंट्रेशन और बी का कंसंट्रेशन इक्वल होना जरूरी है? इज इट मैंडेटरी फॉर ए एंड बी टू बी इक्वल एट इक्विलिब्रियम और नॉट मैंडेटरी? इक्विलिब्रियम पे ए और बी का अमाउंट इक्वल होगा या नहीं होगा? ऐसे समझो बात को। ये इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुका है मान लेते हैं, तो जरूरी है कि इक्विलिब्रियम पे जितना वाटर लिक्विड में होगा उतना ही वाटर गैस में हो? जरूरी है बेटा? नो सर। बिल्कुल जरूरी नहीं है। बहुत बढ़िया। अच्छा, जरूरी ये है कि विच विल बी मोर, विल ए बी मोर और बी बी मोर? नो सर, जरूर। ए विल बी मोर। बेटा यहां पर समझो बात को, यहां पर लिक्विड ज्यादा है और गैस कम है। अब समझो अगर मैं लिक्विड यहां एकदम छोटा सा अमाउंट लेता तो इक्विलिब्रियम पे क्या ज्यादा हो जाता बेटा? गैस ज्यादा हो जाता है। और सेकंड हम लोग यहां पर देखे थे, देखो गैस ज्यादा है यहां पर और यहां पर गैस कम है,
तो देखो जरूरी नहीं है, एक्चुअल में कुछ भी हो सकता है। एक्चुअल में बी कम हो सकता है और ए ज्यादा हो सकता है, एक्चुअल में ये हो सकता है। बट होगा क्या बेटा, दोनों बेटा एक जगह आकर एक ही समय पे बेटा स्ट्रेट लाइन होंगे, दोनों एक ही समय पे स्ट्रेट लाइन हुए, देख रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता है कि ए का कंजम्पशन खत्म हो गया फिर बी का प्रोडक्शन चालू है, वो गलत हो जाएगा। द मोमेंट कंजम्पशन ऑफ ए स्टॉप देन प्रोडक्शन ऑफ बी शुड ऑल्सो स्टॉप। ये वाला जो पॉइंट है बेटा, ये वाला पॉइंट माना जाएगा इक्विलिब्रियम पहुंच गया है। तो देखो रेट को बराबर होना है, अमाउंट को बराबर नहीं होना है। ये नीचे भी लाइन आ सकता था, ये लाइन नीचे आ सकता था, ये लाइन ऊपर जा सकता था, ये दोनों इक्वल हो सकते थे, कुछ भी हो सकता है, वो रिएक्शन पर डिपेंड करता है, समझे। जरूरी नहीं है कि दोनों इक्वल हो। तो ये वाला ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। बस दोनों लाइन एक साथ हॉरिजॉन्टल होने चाहिए। चलिए हो गया, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बेटा अगर इतना समझ में आ गया ना तो बाकी सब आसान है इक्विलिब्रियम में। ज्यादा कंफ्यूजिंग यही चीज होता है कि लोगों को समझ में नहीं आता, लोग बोलते नहीं सर बराबर होगा, बराबर थोड़ी ना होना है। चलिए अब समझेंगे बात को। मान लेते एक रिएक्शन है, N2 गैसियस है, ठीक है, प्लस 3H2 गैसियस है, ठीक है। उसके बाद है रिवर्सिबल विथ 2 अमोनिया गैसियस, ये है, ठीक है, ये चीज है। अब मुझे ये बताएंगे कि अगर मैं लिखना चाहता हूं कि अमोनिया कितना बना, H2 कितना बना, N2 कितना बना, तो कैसे लिखूंगा, समझिए बात को। हर रिएक्शन का इक्विलिब्रियम पे, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा, एट दैट पर्टिकुलर टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ N2 एंड डिवाइडेड बाय H2 का कंसंट्रेशन होल क्यूब। समझेंगे बात को। आज आपने बेटा कुछ अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन लिया, कुछ अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन लिया और रिएक्शन को क्लोज कंटेनर में होने दिया। देखो कंटेनर हमेशा क्लोज होगा, इक्विलिब्रियम बेटा कोई भी इक्विलिब्रियम क्यों ना हो, कंटेनर को क्लोज होना जरूरी है। कुछ एक आध इक्विलिब्रियम में जरूरी नहीं है, बट जैसे ही कोई गैस इन्वॉल्व हो जाएगा इक्विलिब्रियम में को कंटेनर क्लोज करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज इक्विलिब्रियम कभी रीच नहीं करेगा। समझे, नेक्स्ट समझिए। आपने बेटा आज क्या किया, आप मार्केट से 5 मोल N2 खरीद के लाए और 3 मोल H2 खरीद के लाए, ये आप खरीद के लाए। आपका फ्रेंड क्या करता है, 8 मोल N2 लेके आया और 6 मोल H2 लेकर आया, या 5 मोल मान लीजिए, ठीक है, 5 मोल H2 लेकर आया और बंद करके छोड़ दिया, आपने ही बंद करके छोड़ दिया। पता है आप लोग का दोनों का बेटा, क्योंकि स्टार्टिंग रिएक्टेंट का अमाउंट अलग है, स्टार्टिंग का अलग है, तो बेटा अमोनिया दोनों केस में सेम नहीं बनेगा। और नेक्स्ट बात, इसके पहले हम लोग करते क्या थे, 100% रिएक्शन करा देते थे, सारा इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते थे। यहाँ पे बेटा ऐसा नहीं होगा। अगर आप चाहेंगे कि एंटायर थिंग विल कन्वर्ट टू अमोनिया, देन नहीं होगा। आप बोलेंगे सर मान लेते 5 और 3 लिए तो नहीं हुआ, 1 और 3 लेंगे तो होगा। यहाँ 1 मोल ले लिए,
यहाँ 1 मोल लिए, तो बेटा 1 मोल रिएक्ट विथ 3 मोल। क्या लगता है कंप्लीट नाइट्रोजन हाइड्रोजन विल रिएक्ट, सम नाइट्रोजन हाइड्रोजन विल बी लेफ्ट अनरिएक्टेड। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको ऐसा साइन दिख जाए, ऐसा साइन दिख जाए, देखो ऐसा दिखेगा तो पता है क्या करना है। अगर ऐसा दिख जाए तो ये बेटा कभी भी जीरो नहीं होगा, नेवर इक्वल टू जीरो। हमेशा नाइट्रोजन हाइड्रोजन कुछ ना कुछ बचेगा, समझे। और ये बेटा कभी भी 100% प्रोड्यूस नहीं होता है, हमेशा 30% कभी होगा, किसी रिएक्शन में 40% होगा, किसी में 70% होगा, वो डिपेंड करेगा। दिस विल नेवर बी प्रोड्यूस इन 100% एंड दिस विल नेवर बी कंज्यूम बाय 100%, समझे, ये रहेगा। अब समझिए, आप किसी भी रेशियो में ले आइए बेटा, कभी खत्म नहीं होगा ये। अब समझिए, ये आपने लाया और ये आपके दोस्त ने लाया, तो दोनों में बेटा अमोनिया का अमाउंट अलग होगा, H2 का अमाउंट अलग होगा, N2 का अमाउंट अलग होगा। क्या कॉमन होगा इस रिएक्शन में? ये जो रेशियो आप निकालेंगे और इस रिएक्शन में ये जो रेशियो आप निकालेंगे, ये रेशियो हमेशा बराबर आएगा। आप कुछ भी ले लीजिए, आपका दोस्त कुछ भी ले लेगा बेटा, पर ये रेशियो हमेशा बराबर आएगा। दिस रेशियो विल ऑलवेज बी अ कांस्टेंट प्रोवाइडेड, इसका टेम्परेचर मान लेते हैं 300 डिग्री सेल्सियस था और इसका भी 300 डिग्री सेल्सियस था। इफ टेम्परेचर इज सेम, then this ratio will always be same and this is known as equilibrium constant, K equilibrium, K equilibrium, इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आप दिन बदलिएगा, समय बदलिएगा, सीजन बदलेगा, मंथ बदलेगा, टेम्परेचर नहीं बदलेगा ना, वो रेशियो हमेशा 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 सेम रहेगा, वो रेशियो नहीं चेंज कर रहा है अनलेस एंड अनटिल टेम्परेचर चेंजेस। क्लियर है बेटा ये सबको? इसमें किसी को डाउट? किसी को डाउट इसमें? नहीं, चलिए आगे बढ़िए। चलिए, अब एक रिएक्शन हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, H2 गैसियस प्लस I2 गैसियस, ये क्या देगा? HI देगा। इसका बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे होगा समझो। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप लिखेंगे K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू HI का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय H2 पावर में 1 मल्टीप्लाइड बाय I2, ये आप लिखोगे, ये इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। चलिए नेक्स्ट, अब एक एग्जांपल लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड रिवर्सिबल विथ कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय 1 n इंटू 1। ये 1 किसके लिए है? ये 1 कैल्शियम ऑक्साइड के लिए है, कैल्शियम ऑक्साइड के लिए। ये 1 किसके लिए है? कैल्शियम कार्बोनेट के लिए। आप बोलेंगे सर इनके लिए 1 क्यों हो गया? बिकॉज दीज आर सॉलिड। प्योर सॉलिड के लिए, प्योर सॉलिड के लिए हमेशा आपको 1 लेना है, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड।
देखो गैस बेटा कभी भी ना, दो तरह के गैस होंगे ना तो कभी प्योर नहीं हो सकते, वो हमेशा इंटरमिक्स करेंगे। एक्टिव मास of pure solid and liquid, pure solid and liquid is always unity, is always unity। अब what is active mass बेटा, ये जो कंसंट्रेशन लिख रहे ना बॉक्स में, इसी को कहते हैं एक्टिव मास, इसी का नाम है एक्टिव मास। अभी के लिए बेटा क्लास 12 तक एक्टिव मास और कंसंट्रेशन एक ही माना जाएगा, बाद में जाके एक्टिव मास का डेफिनेशन थोड़ा चेंज करेगा। तो फॉर प्योर सॉलिड एंड लिक्विड द कंसंट्रेशन और एक्टिव मास इज ऑलवेज कंसिडर टू बी यूनिटी या वन। होपफुली बेटा सबको ये क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट लिख लिए सबको, एक और इक्वेशन लिखते, AgNO3 सॉरी Ag2O सॉलिड प्लस 2HNO3 aqueous reversible with AgNO3 aqueous प्लस H2O लिक्विड। इसका आप के इक्विलिब्रियम खुद से लिखिए। अच्छा बैलेंसिंग के लिए यहाँ 2 लगेगा, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप खुद से लिखेंगे। होपफुली सबको लिख लिए होंगे। तो ये लिखाएगा बेटा AgNO3 होल स्क्वायर बाय HNO3 aqueous का होल स्क्वायर। आप बोलेंगे सर ये तो लिक्विड में है, हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो इसके लिए यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई हुआ है, और ये सॉलिड में है तो यहाँ 1 लिख दिए। समझ में आया, ये सॉलिड था इसलिए यहाँ पर 1 है। प्योर लिक्विड है, देखो वाटर प्योर लिक्विड की तरह L लिखा है, वाटर को AQ नहीं लिखा है, उसलिए वो 1 लिखा जाएगा। ठीक है, तो होपफुली आपको बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना कैसे ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। चलिए डिफाइन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, देखो एनसीईआरटी का लंबा चौड़ा डेफिनेशन है, वही लिखना है। डिफाइन के इक्विलिब्रियम, इसके ज़्यादा ठीक है, जो वहाँ लिखा हुआ वही लिखना है। डिफाइन के इक्विलिब्रियम, तो के इक्विलिब्रियम क्या था बेटा, देखो के इक्विलिब्रियम पे बेटा हमेशा क्या होता है, प्रोडक्ट होता है ऊपर, और नीचे कौन होता है, हमेशा रिएक्टेंट होता है। प्रोडक्ट के ऊपर बेटा पावर होता है, हमेशा कुछ ना कुछ पावर रहेगा। पावर में 1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो यहाँ N1 यहाँ N2। अब ये तो सिंगल प्रोडक्ट है, तो मान लो ऐसा है A N1A
प्लस N2B रिवर्सिबल विथ N3C प्लस N4D। तो इसका तो हम लोग को पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा, आएगा D का पावर में N4, C का पावर में N3, N3 सॉरी है, A का पावर में N1 और B का पावर में N2। अब इसी चीज को बेटा हम लोग को वर्ड में लिखना है, इसी चीज को वर्ड में लिखना है। तो ये वर्ड में कैसे लिखा जाएगा, कोई बताएगा? कोई बता सकता है वर्ड में कैसे लिखना चाहिए हम लोगों को? हाँ बेटा सोचिए, आप वही चीज है उसी को वर्ड में लिखना है। सोचिए, अरे अब इतनी इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े बेटा, उस फॉर्मूले को भाई बेटा उसमें कन्वर्ट कर दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व, वर्ड में कन्वर्ट करना है। नहीं पता? अरे कोई तो बताइए बेटा। ये है डेफिनेशन बेटा, देख लीजिए। At a given temperature, at a given temperature, the product of concentrations of reaction raised to the respective stoichiometric coefficient at a given temperature, the product of concentration of reaction product, क्या करना है? प्रोडक्ट ऑफ कंसर्न, बेटा ये प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, यहाँ पे ना थोड़ा प्रोडक्ट बहुत बार आ रहा है। एट अ गिवन टेम्परेचर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट्स, आप यहाँ प्रोडक्ट्स भी लिख सकते हैं, रिएक्शन को हटा दीजिए, ठीक है, तब ज्यादा आसान है। एट अ गिवन टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, समझ में आ रहा है, रेज टू द रेस्पेक्टिव स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट समझ में आया? तो स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बेटा ये चीज है, ये इसका स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये इसका स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये इसका है, ये इसका है। तो प्रोडक्ट है ये मेरा, उसको रेज टू द पावर कर दिए क्या? स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी रेज टू द पावर ऑफ स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देख रहे हैं, in the balanced chemical divided by the product of concentration of reactant raised to their individual stoichiometric coefficient has a constant value. This is known as chemical equilibrium या law of chemical equilibrium। बेटा इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसी चीज को बेटा इतने लंबे स्टेटमेंट में आपको लिखना है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिएगा।
चलिए हो गया बेटा, आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं एक रिएक्शन है A प्लस बी रिवर्सिबल विथ C। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, तो बेटा C रिवर्सिबल विथ A प्लस बी क्या होगा? ये बेटा 1/K1 हो जाएगा। उसके बाद A प्लस बी को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो C भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेटा स्क्वायर हो जाएगा। और अगर हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो इसका बेटा K1 के पावर में हाफ आ जाएगा, मतलब √/K1 हो जाएगा। अब आपको मुझे बताना है कि इसका क्या होगा। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? 1/√K1। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सही। करना कुछ नहीं है बेटा, इसको 1/√K1 कर देना है। ठीक है, सिंपल है बेटा। चलिए नेक्स्ट, उसको लिख लीजिए। उसके बाद एक और चीज करना है। सर हाँ बोलिए। सर पीछे करिए। पीछे क्या करना है बेटा? सर वो वाला डेफिनेशन एक बार देखना। हो गया सर। इसका बेटा हुआ। देखो इसका क्या आएगा पता है? K1 मल्टीप्लाइड बाई K2। देखो व्हेन टू रिएक्शंस आर एडेड, इनको ऐड करिएगा तो ये आया। तो व्हेन टू रिएक्शंस आर एडेड देयर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गेट मल्टीप्लाइड। किसी दो रिएक्शन को ऐड करेंगे तो उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा। समझ में आया बेटा? ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। सर हाँ बेटा बोलिए। सर रिएक्शन फिर रिवर्सिबल कैसे हुआ अगर वो प्रोडक्ट कुछ और बना रहा है तो?
मतलब ये मान लेते हैं ना जेड जो इंटरमीडिएट है, मतलब जेड इज नॉट द फाइनल प्रोडक्ट, जेड इज द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, तब तो लिख सकते हैं ना कि ये बीच में बना फिर ये आगे चला गया। समझ यस में आया? सर। बीच का रास्ता है, थोड़ी देर के लिए वहां रुकता है फिर आगे चला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये हो गया। अब हम लोग को डिस्कस क्या करना है? हाँ, अब देखो, फॉर गैसियस सिस्टम, gaseous system, equilibrium constant can also be expressed in terms of partial pressure, समझिएगा। PCl5 gaseous reversible with PCl3 gaseous plus Cl2 gaseous, इनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप लोग खुद से आगे लिखिए, फिर मैं बताता हूं। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू, ये होगा। I can also write K is equal to partial pressure of PCl3 dot partial pressure of Cl2 divided by partial pressure of PCl5, ये लिख सकता हूं। तो ये दोनों अलग कैसे है? देखो बात को समझो। This will be called Kc. What is Kc? Equilibrium in terms of concentration. And this will be called Kp. Equilibrium in terms of partial pressure. ये दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, Kc एंड Kp। कब? जब आपका गैसियस सिस्टम हो। अगर नॉन गैसियस है, उसमें सिर्फ मतलब एक्वस वगैरह भी है, तो सिर्फ Kc डिफाइन कीजिएगा, Kp डिफाइन नहीं होगा। Kp कब डिफाइन होगा? जब गैसियस सिस्टम है। चलिए, क्या दोनों का वैल्यू अलग होगा? तो हाँ, बिल्कुल अलग होगा। आप एक काम करेंगे, इसका यहां पर यूनिट निकालिए। तो यूनिट क्या हो जाएगा इसका बेटा? इसका यूनिट हो जाएगा मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय मोलैरिटी डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा बेटा? एटीएम मल्टीप्लाइड बाय एटीएम डिवाइडेड बाय एटीएम। तो देखो दोनों का यूनिट अलग आया, इसका आया मोलैरिटी, इसका आया एटीएम। तो अरे अगर यूनिट अलग है तो वैल्यू तो गारंटीड अलग होगा। केसी अलग वैल्यू होगा और केपी अलग वैल्यू होगा। बट हाँ, केसी एक बार जो आया वही बार बार आएगा, और जो केपी एक बार आ गया वही बार बार आएगा। मतलब केसी एंड केपी विल नॉट चेंज। आज जो केपी आया कल वही केपी आएगा, प्रोवाइडेड इस बीच में क्या नहीं बदला हो?
टेम्परेचर नहीं बदला हो। इफ टेम्परेचर चेंजेस देन दे विल चेंज। ठीक है, अदरवाइज दिन बदलेगा, रात में, सुबह में, अर्थ पे, मून पे, इंडिया में, बाहर कहीं पर भी आप कीजिएगा तो बेटा एक ही चीज बार बार आएगा। ठीक है, चलिए अब आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले सोचना है कि केपी और केसी के बीच में रिलेशन क्या होगा। रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी, रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी, relationship between KP and KC। फॉर एग्जाम्पल ये रहा अपना एक N2 गैसियस, 3H2 गैसियस और 2 अमोनिया गैसियस। इस इक्वेशन का केपी और केसी के बीच में रिलेशन क्या है, तो आपको प्रूव दैट करना है। प्रूव दैट फॉर दिस Kp will be equal to Kc RT के पावर में -2। कैसे प्रूव करना है सोचिए, मैं सिर्फ आपको इतना बता सकता हूं, प्रेशर ऑफ गैस ए इज इक्वल टू मोल्स ऑफ गैस ए इंटू आर इंटू टी बाय वॉल्यूम। बाकी आप लोग समझदार हैं, ट्राई कीजिए। बेटा बैठे नहीं रहना है, सोचिए। क्यों सोचना है, क्योंकि एग्जाम में आएगा। ठीक है, गारंटीड है यही क्वेश्चन आएगा। बैठे नहीं रहना है, सोचिए, बने।
बेटा होप करते कि आप लोगों ने ट्राई किया होगा, नहीं ट्राई किया था बेटा, किया था बहुत बढ़िया। बना किसी का? यस सर। बहुत बढ़िया बेटा, चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। एक बार बाकी लोग जो नहीं बना पाए देख लेते हैं। बेटा सिंपल सी बात है, ये पार्शियल प्रेशर में कुछ करना है तो सबसे पहले केसी लिख लेते हैं, केपी सर लिख। आपको भेजे हैं अच्छा भेजे बेटा, देखते हैं। तो व्हाट्सएप पे। बेटा मोबाइल फ़ोन में ना चार्ज पे लगा होगा। चलिए कोई ना, सही किए होंगे बेटा, फिर मैं उसमें बाद में ना रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। यहाँ देखते हैं, दिस विल बी दिस मच। देखता हूँ अभी मोबाइल फोन में। H2 का होल क्यूब, आप समझो इसको। हाँ ये तो गलत कर दिए, जो केपी लिखना था ना मैंने केसी लिख दिया है। अच्छा ये भी गलती, मिटाई क्यों, वो भी तो लिखना ही था मुझे, इरेज नहीं करना था। चलिए देखते, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया होल स्क्वायर by partial pressure of N2 dot partial pressure of H2 whole cube। हो गया। अब समझिए, इस पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया को क्या लिख सकते हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू मोल्स ऑफ अमोनिया इंटू आर इंटू टी बाई वी। अब ये क्या चीज होता है? ये तो मोलारिटी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दिस इज कंसंट्रेशन आर इंटू टी। This will be partial pressure of ammonia. Now, if this is partial pressure of ammonia, what will be partial pressure of hydrogen? Molarity of hydrogen into R into T, यही आएगा। And partial pressure of N2 will be molarity N2 into R into T, यही चीज होगा। प्लेस कर दीजिए, तो this will be ammonia whole square R into T के पावर में होल स्क्वायर बाय N2 इंटू H2 का होल क्यूब। अब बोलेंगे इसका RT कहाँ गया बेटा? RT को एक साथ मल्टीप्लाई करके लिखे 4, दोनों का R इंटू टी को मल्टीप्लाई कर दिए हैं, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज इक्वल टू बेटा केसी, इसी का नाम है केसी, इंटू आर इंटू टी पावर में -2, तो ये केपी हो जाएगा। होपफुली बेटा मैक्सिमम लोगों ने बना लिया होगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, जिनका जिनका बना बेटा बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको करना क्या है, कोई जनरल इक्वेशन का लिखना है, कोई जनरल इक्वेशन ना। व्हाट इज जनरल इक्वेशन? जनरल इक्वेशन ये होगा बेटा, N1A प्लस N2B, सब गैसियस है, ठीक है, ऑल आर गैसियस, ये मान के चलेंगे। और N3C प्लस N4D, ठीक है। इसके लिए क्या होगा? Kp इज इक्वल टू KC आर टी पावर में डेल्टा एन। ना व्हाट विल बी डेल्टा एन? डेल्टा एन इज एक्चुअली दिस प्लस दिस, N3 प्लस N4 माइनस N1 प्लस N2। चलिए बेटा इसका प्रूफ खाली कर लीजिए, यही वाला प्रूफ करने आएगा, ये फॉर्मूला भी याद रखना आपको। Kp इज इक्वल टू KC आर टी का पावर में डेल्टा एन। डेल्टा एन क्या है? प्रोडक्ट का कोएफिशिएंट माइनस रिएक्टेंट का कोएफिशिएंट। कर लीजिए, उसी तरीके से होगा बेटा, सेम एग्जैक्ट तरीका है। सब गैसियस है, सी और डी भी गैसियस है। सी इज गैसियस एज वेल एज डी इज गैसियस। सी इज गैसियस एज वेल एज डी इज गैसियस।
हो गया सर। चलिए बहुत बढ़िया बेटा। सिंपल सिंपल होगा बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सिंपली आपको लिखना है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ए इंटू आर टी, बी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ बी इंटू आर टी, सी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सी इंटू आर टी, डी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ डी इंटू आर टी, सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ डी इंटू आर टी, मोल्स नहीं। अब केपी क्या आया था? केपी आया था पार्शियल प्रेशर ऑफ ए सॉरी सी पावर में n3 डी पावर में n4 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए n1 डॉट पार्शियल प्रेशर ऑफ बी n2, ये आया था। अब करना क्या है इसमें बेटा, कंसंट्रेशन को प्लेस करते रहिए। कंसंट्रेशन सी, कंसंट्रेशन डी, आरटी का पावर में बेटा n3 प्लस n4 मल्टीप्लाई होगा, ऐड होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए। सबका बन गया होगा होपफुली बेटा। यस जी सर। बहुत बढ़िया। आरटी पावर में n1 प्लस n2, ये हो गया। अब इसी चीज को हम लोग केसी लिख देंगे। दिस विल बी केसी आर इंटू टी n3 प्लस n4 माइनस n1 प्लस n2। अब यही चीज को हम लोग डेल्टा n लिखते हैं शॉर्ट में, केसी आर टी का पावर में डेल्टा n। ये फॉर्मूला रट्टा मार के रखिएगा, प्रूफ इसका आएगा। इसका प्रूफ बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है। चलिए नेक्स्ट। सर जरा बैक करिए। हो गया सर। हो गया, चलिए नेक्स्ट। अच्छा नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको नहीं। डिफरेंस बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के इक्विलिब्रियम का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एंड रिएक्शन कोशेंट, इसमें अंतर क्या है? क्यू फॉर एग्जांपल N2 गैसियस प्लस H2 गैसियस, या गैसियस, ये चीज है। इसका अगर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने जाते हैं ना, केसी मान लेते लिखते, तो आप ये लिखिएगा, अच्छा यहाँ 3 रहेगा। अगर क्यू लिखने जाएंगे तो भी यही लिखिएगा आप।
मतलब दोनों एक जैसा दिखता है बट एक जैसा है नहीं। समझो बात को। क्यू भी ये दिखा यार, ये दिखा, दोनों बराबर दिख रहे। अंतर ये है बेटा, यहां जो कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन बेटा जब इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुके हैं, दिस इज एक्चुअली एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, एंड दिस कंसंट्रेशन एट एनी टाइम अदर देन इक्विलिब्रियम। बात को समझिएगा। अभी आपने बेटा ये लिया, ये लिया, ये उस समय कितना 0। तो बेटा अगर आप इसको इवैल्यूएट कर रहे हैं एट इनिशियल टाइम, मान लेते ये जो चीज है बेटा, आपने इसको कब इवैल्यूएट किया, बस रिएक्शन शुरू हुआ आपने इवैल्यूएट कर लिया। तो बेटा जब रिएक्शन शुरू हुआ है आपने इवैल्यूएट कर लिया है, तो उस समय तो बेटा ये तो चेंज करता रहेगा ना। कांस्टेंट कब होता है, जब अपना इक्वेशन यहां इस तरीके से हो जाता था ग्राफ, मतलब यहां पर इवैल्यूएट कीजिएगा इसके बाद तो बोलेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। यहां पर इवैल्यूएट कर लीजिएगा ना इक्वेशन को, यहां पर कर लीजिएगा तो चेंज हो रहा है ना, उसको बेटा इक्विलिब्रियम नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे रिएक्शन कोशेंट। व्हाट इज रिएक्शन कोशेंट? रिएक्शन कोशेंट इज Q इज इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन, इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन evaluated at any time other than equilibrium position, या when reaction is not at equilibrium। मतलब जब भी के इसको आप इवैल्यूएट कीजिए जब इक्विलिब्रियम पहुंचा ही नहीं है, उसको हम लोग रिएक्शन कोशेंट बोलते हैं। कुछ तो बोलना होगा ना, तो हम लोगों ने डिसाइड किया रिएक्शन कोशेंट बोलेंगे। बेटा स्टार्टिंग में जब रिएक्शन जस्ट शुरू होने वाला है उस समय रिएक्शन कोशेंट का वैल्यू बताइए तो कितना होगा? 0। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। उस समय रिएक्शन कोशेंट का वैल्यू 0 होगा। when टाइम t इज इक्वल टू 0, q इज इक्वल टू 0 आना ही आना है, क्योंकि प्रोडक्ट तो बना ही नहीं है, स्टार्ट ही हो रहा था रिएक्शन। तो प्रोडक्ट जब 0 है तो q 0 आएगा। तो एट t इज इक्वल टू 0, q इज इक्वल टू 0, बट k इक्विलिब्रियम छोड़ दिया 0 होगा। k इक्विलिब्रियम तो एक फिक्स क्वांटिटी है, वो जो अपना है वही रहेगा। बट हाँ उस समय आप इवैल्यूएट ही नहीं कर सकते इक्विलिब्रियम को। इक्विलिब्रियम की बात तब आएगी जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, उसके पहले तो क्यू चलेगा। चलिए बेटा, अच्छा इक्विलिब्रियम पे बेटा क्यू का वैल्यू कितना होगा? K के बराबर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। तो आपको 3 चीजें लिखनी है। क्या लिखनी है समझिए। सबसे पहले आपको एक पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, Q इज इक्वल टू K इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम पहुंच जाएगा तब होगा Q इज लेस देन K इक्विलिब्रियम एंड Q इज मोर देन K इक्विलिब्रियम। Q लेस देन K इक्विलिब्रियम अगर होता है तो रिएक्शन प्रोसीड्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और जब अगर ये होगा तो रिएक्शन मूव या प्रोसीड्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन, मतलब रिएक्शन पीछे आएगा। सिंपल है बेटा। क्यू ज्यादा हो गया मतलब क्यू ज्यादा हो गया तो कौन ज्यादा हो गया? अरे प्रोडक्ट ज्यादा हो गया, तो प्रोडक्ट ज्यादा हो जाएगा तो रिएक्शन को पीछे आना पड़ेगा ना। तो दिस इज आपका क्यू और के इक्विलिब्रियम के बीच में डिफरेंस। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखिएगा, कभी पूछेगा नहीं डिफरेंस, आपको समझना होगा तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा।
क्यू के इक्विलिब्रियम से कम होता है तो रिएक्शन आगे जाने वाला है, क्यू के इक्विलिब्रियम से ज्यादा हो गया तो रिएक्शन को पीछे आना पड़ेगा, और क्यू और के इक्विलिब्रियम बराबर हो गया है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है। रिएक्शन इज एक्चुअली एट इक्विलिब्रियम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। समझ में आया बेटा? यस सर। बेटा घर में ना प्लीज एक काम करेंगे, कंप्रिहेंसिव है, एबीसी है, कोई भी एक बुक बेटा प्लीज पढ़िए और सॉल्व एग्जाम्पल बनाना चालू कीजिए। अदरवाइज इक्विलिब्रियम चैप्टर अगर साथ में नहीं बनाएंगे तो अब डिफिकल्ट लगेगा। घर में बेटा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? अदरवाइज बड़ा डिफिकल्ट लगेगा इक्विलिब्रियम। फिर बाद में ये मत बोलिएगा सर बीच में अब समझ में आना बंद हो